हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल शुभांग जीरो थ्री पे। और आज मैं आपका अपने पार्ट 2 पे द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश राज, जो वीडियो मेरा पार्ट 1 था वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 उसका पार्ट को आगे कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पलासी के बाद कैसे ब्रिटिश अपने एम्पायर को और एक्सपेंड कर रहे थे। तो इस चैप्टर में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो लास्ट वीडियो में हमने जो अपना टॉपिक एंड किया था बैटल ऑफ बक्सर से, बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ब्रिटिश अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहे थे और एकदम इंडिपेंडेंटली अपना बंगाल में अपना रूल कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश बहुत पावरफुल हो गए थे और ये अब एक दूसरे के किंगडम मतलब और भी जो हमारे किंगडम्स थे उस पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिए थे। तो हमारे और भी जो इंडियन रूलर्स थे वो इसी से काफ़ी परेशान हो रहे थे और यही होते होते ब्रिटिश ने एक नई पॉलिसी को लॉन्च कर दिया था कि जो भी इंडियन रूलर्स होंगे, सपोज दैट ब्रिटिश के अलावा और भी जो इंडियन रूलर्स होंगे जो अलग अलग किंगडम में अपने रूल्स को रन कर रहे होंगे, ब्रिटिश ने क्या कहा कि अब और भी जो किंग्स होंगे या जो भी और अपना किंगडम चला रहे होंगे उनकी जो भी आर्मी होगी उसमें अब ब्रिटिश सोल्जर भी अपॉइंट किए जाएंगे, चाहे वो रूलर चाहे या ना चाहे। मतलब एक ज़बरदस्ती वाली बात थी कि ब्रिटिश सोल्जर को अपॉइंट करना ही करना था। सपोज दैट अगर कोई किंगडम है, वहाँ के जो किंग्स हैं उनकी अपनी एक सेना होगी, एक सोल्जर्स होंगे। अब उन सोल्जर्स में ना ब्रिटिश सोल्जर्स को भी अपॉइंट करना होगा। ये उन राजा के लिए मतलब एकदम नेसेसरी कर दिया गया था, चाहे वो राजा चाहे या ना चाहे। और ये क्या कहा ब्रिटिश ने, ऐसा क्या कहा ब्रिटिश ने, कहा कि जो किंग्स थे उनसे कहा कि हम जो हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो आपके सोल्जर में इसलिए अपॉइंट करने के लिए कह रहे हैं ताकि ये आपकी सेफ्टी कर सके। मतलब राजा को ही बताया जा रहा था कि हम अपने जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो हम आपको आपके सेफ्टी के लिए दे रहे हैं। हम आपकी सेफ्टी के लिए अपने सोल्जर्स को आपके इंडियन सोल्जर्स में अपॉइंट करने के लिए कह रहे हैं राजा को। और राजा अगर नहीं भी चाहते फिर भी उनसे ज़बरदस्ती कहा जाता है कि नहीं, आपको हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। और हम जो अपने ब्रिटिश सोल्जर्स देंगे उसके जगह हम आपसे कुछ एक प्रोटेक्शन टैक्स लेंगे, आपको उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस या कुछ टैक्स देना होगा। और ब्रिटिश एक तरह से ज़बरदस्ती कर ही रहे थे, वो ज़बरदस्ती दूसरे इंडियन रूलर्स पे, किंग्स पे इस चीज़ को एकदम फोर्सफुली कह रहे थे कि आप अपने आर्मी में हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स को अपॉइंट करिए ही करिए, उनका मन हो या ना हो। उसके बाद उसके रिगार्डिंग उनसे टैक्स मांगा जाता था कि अब हमारे ब्रिटिश सोल्जर आपके आर्मी में हैं, हमको इसकी जगह टैक्स चाहिए। और एक और चीज़ ये था कि जो किंग्स टैक्स नहीं दे पाते क्योंकि उनके टैक्स भी हाई रहते थे, ब्रिटिश के टैक्स भी हाई रहते थे, वो टैक्स प्रोटेक्शन के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे कई ज़्यादा टैक्स लेते थे, हाई टैक्स लेते थे। और जो किंग्स टैक्स नहीं दे पाते थे उनकी जो टेरिटरी थी, उनके जो किंगडम थे ना, वो ब्रिटिश जाके कैप्चर कर लेती थी एज अ पेनल्टी। मान लीजिए अगर कोई किंग है जो टैक्स नहीं पे कर पाए ब्रिटिश का, तो उस जगह पे जो भी उनका किंगडम होगा ना वो ब्रिटिश जाके कैप्चर कर लेते थे कि आपने हमें पेनल्टी नहीं दी, इस कारण से अब ये एरिया हमारा हो गया, अब आपका राज हमारा हो गया। इस तरह करते करते ब्रिटिश कई सारे जगह पे बढ़ रहे थे। उसी तरह जो एक छोटी सी स्टोरी इसमें है कि जो नवाब अवध थे, अवध आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे भी सेम एक यही चीज़ हुई थी। वहाँ के नवाब टैक्स नहीं दे पाए थे क्योंकि ब्रिटिश के टैक्स, आप लोगों को पता है आपके चैप्टर्स में कि ब्रिटिश बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे। तो वो जो नवाब थे वो टैक्स नहीं दे पाए थे। 1801 की कहानी है ये। तो उसके जगह पर ब्रिटिश ने क्या किया था कि उनकी जो भी किंगडम्स है ना उसको जाके पूरा कैप्चर कर लिया, पूरा हड़प लिया, पूरा कैप्चर कर लिया। उसी तरह सेम हैदराबाद में भी यही कहानी हुई। हैदराबाद में भी नवाब से टैक्स लिए जाते थे जो नहीं दे पाते थे। इस स्टोरी को आगे पढ़ने से पहले और हम लोग पढ़ना पड़ेगा हमें कि क्या हैदराबाद में हुआ और नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे हैदराबाद को भी फोर्स किया जा रहा था कि वह अपने टेरिटरी में सेम यही जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना गया है, जिसमें ब्रिटिश अपने सोल्जर्स को दूसरे इंडियन रूलर्स और उनके सोल्जर्स पे ज़बरदस्ती अपॉइंट करने के लिए कहती है। इसी को सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना गया। कई बार क्वेश्चन में बन जाता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट इज़ सब्सिडरी अलायंस। तो आप इसको लिख सकते हैं। आप दो स्टोरीज़ को समझा सकते हैं, एक तो नवाब ऑफ अवध वाली और दूसरा हैदराबाद की जो स्टोरीज़ मैं आपको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इसमें ये बताया गया हैदराबाद को भी सेम यही फोर्स किया जा रहा था कि वो सेम यही चीज़ करें। बट वहाँ के जो रूलर थे टीपू सुल्तान,
टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर भी एक बहुत ज़्यादा फेमस टेरिटरी है। मैं मैसूर की बात इसलिए इसमें लेके आ रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश इसलिए हैदराबाद और मैसूर को कैप्चर करना चाहते थे क्योंकि उस वक्त पे जो मैसूर था उससे कई सारी चीज़ें ब्रिटिश एक्सपोर्ट करते थे, जैसे पेपर, कार्डमम और भी कई स्पाइसेस को वो एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ब्रिटिश सोच ये रहे थे कि वो मैसूर को कैप्चर करके उस टेरिटरी पे अपना कब्जा कर लेंगे, सेम टैक्सेस लेंगे उनसे, कैप्चर कर लेंगे, टैक्सेस हाई रखेंगे, किंग दे नहीं पाएंगे, और अगर देते भी रहे तो कोई एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें वो टैक्स देने पे रिफ्यूज़ कर जाएंगे या कुछ इश्यूज हो जाएंगे। तो ब्रिटिश एक काफ़ी मास्टर प्लानिंग कर रहे थे इस चीज़ को लेके। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश का अल्टीमेट टारगेट प्रॉफिट था। वो चाह रहे थे कि जो भी हमारा यहाँ से स्पाइसेस और अदर आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं ब्रिटिश को लेके, हम इस एरिया को कैप्चर कर लेंगे ना तो एक पूरा एरिया हमारा हो जाएगा। तो जो भी ब्रिटिश को टैक्स देना पड़ता है उन रूलर्स को, इंडियन रूलर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है उनके टेरिटरी में वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी। उसके बाद वो ब्रिटेन में, यूरोप में भेजा जाता था उनको, ब्रिटिश यहाँ से ले जाते थे अपने कंट्री ब्रिटेन में, और उसके बाद अलग यूरोपियन कंट्रीज में इसको सेल किया जाता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच के आ रही थी कि राजा को तो हमको टैक्स देना ही पड़ता है, काम करते हैं इस जगह को हम हड़प लेते हैं, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आगे क्या हुआ, जो मैसूर था उसके किंग थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बेटे हैं हैदर अली के। हैदर अली एक बहुत बड़े, बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे मैसूर के। कहानी ये होती है कि जो टीपू सुल्तान थे वो धीरे धीरे ब्रिटिश की चीज़ों को समझ रहे थे। जैसे कैसे लास्ट स्टोरी में हमने पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी में कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सिराजुद्दौला जैसे समझ रहे थे ब्रिटिश की प्लानिंग को कि ये यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आए, हड़पने आए। उसी तरह टीपू सुल्तान भी थे। टीपू सुल्तान एक बहुत ही स्मार्ट किंग थे। वो समझ गए थे कि जो ब्रिटिश है ये जानबूझ के इस टाइप की चीज़ें कर रही हैं ताकि हमारे कैप्चर को, ये हमारी एरिया को ये कैप्चर कर सकें, और जो भी उनको यहाँ से प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं वो अपने कंट्री में भेज सकें और हड़प सकें। हुआ क्या, रीज़न यही हुआ, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि हमें आपकी ब्रिटिश सोल्जर्स को अपने आर्मी में नहीं अपॉइंट करना है। और दूसरी बात, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने और अपने ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को ना मना कर दिया कि अब कोई भी ब्रिटिश के साथ बिजनेस नहीं करेगा, जो भी सामान हम ब्रिटिश को देते हैं अब कुछ नहीं देंगे, हमें इनके साथ बिजनेस करना ही नहीं है। जैसे ये बात पता चलती है, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको, बहुत चीज़ों का बहुत ख़राब लगता है कि एक तो ये हमारे सोल्जर्स को अपॉइंट नहीं कर रहे, इस चीज़ का भी गुस्सा था ब्रिटिश कंपनी को। एक तो हमारे सोल्जर्स को ये अपॉइंट नहीं करना, दूसरा अब हमारे साथ बिजनेस करने के लिए ये मना कर दिए। और ये जो टीपू सुल्तान है ये और भी मर्चेंट्स को मना कर रहे हैं हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। आखिर रीज़न क्या हुआ, फिर वही चीज़ हुआ, एक वॉर हो गया। जो वॉर बहुत ज़्यादा फेमस है बैटल ऑफ मैसूर के नाम से, मैसूर वॉर हुआ था। ये वॉर चला था जिसमें हैदर अली और उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान वो इस वॉर को लड़ रहे थे। आगे होता ये है कि जो टीपू सुल्तान थे, मैंने बताया कि वो दूसरे मर्चेंट्स को मना कर चुके थे कि जो भी चीज़ें हैं जैसे सैंडलवुड हो गया, पेपर, कार्डमम, स्पाइसेस और भी कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना धीरे धीरे बंद हो गया था। ब्रिटिश कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो गई थी, फ्यूरियस मतलब परेशान होने लगी, और कई ज़्यादा उनको इस चीज़ को तकलीफ होने लगी क्योंकि बिजनेस भी उनका प्रॉब्लम हो रहा था। तो क्या हुआ, वही जो वॉर था एंग्लो मैसूर वॉर या बैटल ऑफ मैसूर जो था वो आपका 1767 से 1799 तक चला। और इस वॉर का भी रिजल्ट वही निकला, ब्रिटिश बहुत सारी पावरफुल थी। और इस बैटल्स में ना ब्रिटिश ने कई ज़्यादा चीटिंग और कई ज़्यादा माइंड गेम्स खेले इस वॉर में। हुआ क्या था, ये वॉर 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं स्पेसिफिकली एक एंग्लो मैसूर वॉर या बैटल ऑफ मैसूर के पे एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप जानना चाहेंगे क्या हुआ था मैसूर में, क्यों हुआ था। बट अभी शॉर्ट में समझते हैं कि वो जो मैसूर वॉर हुआ था वो 4 फेज में हुआ था, बैटल 1, बैटल 2, बैटल 3 एंड लास्ट बैटल 4। तो जो लास्ट बैटल था वो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम उस वक्त पे टीपू सुल्तान की अपनी एरिया होती थी, अपनी टेरिटरी होती थी। हुआ ये था कि आखिरी में ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो कई सारा चीटिंग करने की वजह से, माइंडसेट गेम खेलने की वजह से उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कई सारे अपने ऐसे
खुफिया एजेंट्स को टीपू सुल्तान के आर्मी में ना भेज दिया था। और ऐसे कुछ कुछ खबरी थे जो टीपू सुल्तान के हर एक कदम पे, हर एक उनकी जो प्लानिंग थी वो ब्रिटिश तक पहुंचाते रहते थे। इस कारण से ब्रिटिश को पहले ही जानकारी हो जाता था कि टीपू सुल्तान क्या करने वाला। और भी कई टाइप की चीटिंग्स उन्होंने किए हैं, कई टाइप की अपनी पॉलिसीज़ को उन्होंने लाया था, और भी कई टाइप के टैक्टिक्स वो कर रहे थे। और आखिरी में रिजल्ट यही निकलता है कि बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम में टीपू सुल्तान हार जाते हैं और उनके फादर की मृत्यु हो चुकी होती है इन चारों वॉर में। और आखिरी में जो ब्रिटिश होती है वो एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री बन के निकलती है, बहुत बड़ी पावरफुल कंपनी बन के निकलती है। और इनका जो पावर था बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था। पहले तो मैंने स्टोरी में समझाया है कि नवाब अवध वो ईस्ट साइड पे अपने कब्जे को बना रहे थे, बैटल ऑफ प्लासी से बंगाल में, बैटल ऑफ बक्सर से। पहले तो ये नॉर्थ साइड से था, अब धीरे धीरे ये साउथ इंडियन पार्ट को भी कैप्चर कर रहे थे। और इन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कवर पूरा कर ही लिया था, पूरा कैप्चर कर ही लिया था। और उस वक्त पे मराठा पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। आगे जानते हैं मराठा पावर में क्या हुआ था, क्योंकि मराठास थे वो भी बहुत बड़ी एम्पायर बन के निकली थी हमारी हिस्ट्री में। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ था इस चीज़ के बारे में। अब हमें पढ़ना होगा मराठा के बारे में, वॉर विद द मराठास और मराठा एम्पायर। कहानी ये हुई थी कि जैसे ही ब्रिटिश अब धीरे धीरे डेक्कन जिसको साउथ भी कहा जाता है, साउथर्न पार्ट्स पर धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे। हुआ क्या था कि उसी वक्त पे दूसरी साइड से हमारा मराठा पावर भी काफ़ी एक्सपैंड हो रहा था। मराठा कौन थे, मराठा कैसे, मराठा और मराठा की बात कहाँ से गई, ये जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1707 में द ग्रेट मुगल किंग एंड द लास्ट किंग जो थे औरंगजेब थे, जो हमारे मुगल के बहुत फेमस किंग थे और इनको क्रूर राजा भी कहा जाता है। औरंगजेब थे, ये किसी की बात को भी सुनते नहीं थे और कहते हैं कि बेरहम राजा भी इनको कहा जाता। हुआ ये था कि मुग़ल के डिक्लाइन के बाद अब धीरे धीरे मराठा, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में भी अपने बताई है कि मुग़ल के आखिरी किंग के बाद धीरे धीरे जो मुग़ल एम्पायर था वो धीरे धीरे सब डिविजन्स में बढ़ रहे थे, सब डिवीज़न धीरे धीरे कुछ हिस्सों में बढ़ रहे थे। और दूसरी साइड से जो मराठास थे वो भी काफ़ी एक्सपैंड कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो भी गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ तो 1600 में ही आ चुके थे, 1600 में ही आ चुके थे। बट उसके बाद मराठा एम्पायर भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और दूसरे साइड से ब्रिटिश भी अपने आप को बढ़ा रहे थे। तो ब्रिटिश को एक टेंशन होने लगी थी एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। एंग्लो मतलब ब्रिटिश और मैसूर मतलब उस जगह की बात है। कभी भी अगर एंग्लो वर्ड आए तो आप समझ जाएगा कि ब्रिटिश की बात वहाँ पे हो रही है। उस वॉर के बाद धीरे धीरे टेंशन होने लगी थी ब्रिटिश को कि मराठास भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। हुआ ये था कैसे ब्रिटिश ने मराठा को रोका और कैसे, उस चीज़ को जानने से पहले हमें इस चीज़ में स्टोरी पढ़नी होगी बैटल ऑफ पानीपत 3 के बारे में। मैं क्यों बैटल ऑफ पानीपत 3 यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जानना ज़रूरी है इस पॉइंट पे। तो कहानी ऐसी है कि मराठा एक साइड से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, उसी के बीच में उनका एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत 3। बैटल ऑफ पानीपत 3 आपका हुआ है 14 जनवरी 1761 में, जो हुआ है अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफ़गानिस्तान के किंग थे। अफ़गानी खिलाफत कहा जाता है, खिलाफ कहते हैं या किंग कहा जाता है या वहाँ के सुल्तान कहा जाता है, वो थे। और दूसरे साइड से हमारे मराठा के सदाशिव राव थे, जिनके बीच में ये हुआ था। और इसके अलावा बैटल ऑफ पानीपत 1 और 2 जानते ही हैं कि बैटल ऑफ पानीपत 1 बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था 1526 में 21 अप्रैल को। और बैटल ऑफ पानीपत 2 जो था वो सब स्टोरी जानते हैं कि अकबर एंड हेमचंद्र, जिनका नाम हेमू के नाम से फेमस हो, उनके बीच में हुआ था 1556 में 5 नवंबर को। मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूँ ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, आगे आने वाले वक्त में आपको इसका बेनिफिट हो। और जो बैटल ऑफ पानीपत 3 था, ये मैंने बताया कि अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच में हुआ था 14 जनवरी 1761 में। इस वॉर में होता क्या है, इस बैटल में होता क्या है कि जो सदाशिव राव थे वो बहुत बुरी तरीके से हार चुके होते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत चुके होते हैं।
और आगे जाके अहमद शाह अब्दाली का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं बहुत इनडायरेक्टली रूप से ब्रिटिश का कहीं ना कहीं अलायंस था। अलायंस मतलब कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी थी, कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली के साथ उनके थोड़ी बहुत बॉन्ड थे। तो इस चीज़ का हेल्प ब्रिटिश को भी हुआ। आगे क्या हुआ कि आगे जैसे मराठा जैसे उस वॉर को हार जाते हैं, आगे क्या हुआ इसी वॉर के बाद जो ब्रिटिश थे उनको भी लगा कि यही सही वक्त है ब्रिटिश पर हमला करने का, क्योंकि उस वक्त पे ब्रिटिश भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और मराठास भी चाहते थे कि वो दिल्ली को कैप्चर कर लें, क्योंकि एजेंडा मैंने आपको बताया है कि अल्टीमेटली गोल ये था कि जो दिल्ली को जीत लेता, जो उसका सुल्तान बन जाएगा, वही देश का किंग कहलाता था। मराठा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बैटल ऑफ पानीपत 3 के बाद थोड़े मराठा कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनके जो मराठा एरियाज से टेरिटरीज वो धीरे धीरे सब डिविजन्स में वो भी बट रहे थे, धीरे धीरे वो भी बटना शुरू हो रहे थे। कहानी ये होती है कि ब्रिटिश फ़ायदा उठा लेते हैं। ब्रिटिश फ़ायदा कैसे उठा लेते हैं? ब्रिटिश क्या करते हैं कि ब्रिटिश जो मराठा के साथ थे, क्योंकि जो मराठा है वो मराठा जो आज के डेट महाराष्ट्र का एरिया, ये सेंट्रल इंडिया के एरिया के रूप में भी जाना जाता है नाम से। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने एक वॉर छेड़ दिया, एंग्लो मराठा वॉर। जैसे हम लोग पढ़े थे कि एंग्लो मैसूर वॉर था, वो 4 बैटल्स मतलब 4 फेजेस में होता, 4 बैटल्स हुए थे जो एंग्लो मैसूर वॉर से है। उसी तरह जो ये ब्रिटिश थे, इन्होंने मराठा से लड़ा 3 फेजेस में। जो एंग्लो मराठा वॉर है ये भी 3 बैटल्स में हुआ था। इस बैटल्स को हमें जानना पड़ेगा। जैसे हुआ क्या था, बैटल ऑफ पानीपत के बाद ब्रिटिश भी अब सोच रही थी कि अब हमला कर देते, यही टाइम है मराठास पे हमला करने का। और मराठा भी उस वक्त पे थोड़े हल्के कमज़ोर पड़ चुके थे, क्योंकि वो अलग अलग पेजेस में बट रहे थे, अलग अलग टेरिटरीज में बट रहे थे, और हर एक अलग अलग जगह के अलग अलग धीरे धीरे रूलर्स भी हो रहे थे। जो मराठा टेरिटरीज थे ये आपके बट गए थे होलकर, गायकवाड़, बोनचले, सिंधिया, पेशवा। पेशवा तो प्रिंसिपल मिनिस्टर या एक जो पेशवा एक जो होते मंत्री होते, जो सबसे उच्च कोटि के मंत्री होते हैं, उसको पेशवा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ मुगल्स किंग के अलग अलग जो राजा होते थे, सुल्तान होते थे, या जिसको बादशाह कहा जाता है, इसे एक राजा है, उसके कई अलग अलग छोटे छोटे राजा होते थे जो मेन राजा के अंदर काम कर रहे होते थे। उसी तरह मराठा में भी सबसे उच्च जो पोस्ट होती थी, सबसे हायर पोस्ट, वो पेशवा की होती थी, जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर के नाम से या प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। उसी तरह जैसे ये वॉर हुआ था, मराठा पे अब धीरे धीरे डिवाइड हो रहे थे। मराठा अपने पावर को बनाए रखने के लिए अपने पे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट उसी वक्त पे ब्रिटिश उनके साथ वॉर छेड़ देती है। तो ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था आपका एंग्लो मराठा वॉर, ये वॉर आपका चला है 1819 तक। ये वॉर बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसमें कई सारे लड़ाई हुए थे, कई सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो जाननी बहुत ज़रूरी है। और हुआ क्या ये था कि ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था, पहला वॉर तो 1782 में मराठा हार जाते हैं, और उसी के बीच में एक ट्रीटी कहते हैं, समझौता मतलब एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है कि थोड़े आप हमारी बात समझिए, थोड़ी हम आपकी बात समझेंगे। ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने और मराठा ने कुछ कुछ एक दूसरे की बात मानी थी। इस बात के मानने के बाद आगे आने वाले वक्त में 1805 में सेकेंड बैटल ऑफ मराठा हो जाता है। एंग्लो मराठा वॉर जो था सेकेंड बैटल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश के पास आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्मी थी, और इतने सारे वॉर जीतने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे। होता क्या है कि सेकेंड बैटल में फिर से मराठा हार जाते हैं, और इस बार तो जो ब्रिटिश थे वो उड़ीसा, आगरा, दिल्ली और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो आगे जाना जाएगा, बॉम्बे को या पुणे बॉम्बे एरिया को भी काफ़ी हद तक वो कैप्चर कर लिए होते हैं। मराठा और टूट रहे थे। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1819 जो हुआ था, उसमें रिजल्ट ये निकला कि जो मराठा थे वो पूरे तरीके से हार चुके थे, और कानपुर, बिट्टोर और भी कई विंध्यास जो मध्य प्रदेश के एरियाज़ हैं आज के डेट में, ये पूरी तरीके से ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं। पूरी तरीके से इनका कंट्रोल इस पर आ जाता है। पूरे तरीके से जो ब्रिटिश अब लगभग आधी से ज़्यादा इंडिया को अब कैप्चर कर चुके थे, क्योंकि इसका कारण यही है कि ब्रिटिश के पास वेल ऑर्गेनाइज आर्मी थी, पावरफुल टूल्स थे, वेपन्स थे, काफ़ी ज़्यादा
बोल्ट एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। यही सारे रीजंस बने कि ब्रिटिश अपने आप को एक्सपेंड करते चले गए आगे। और भी इस चीज़ के बारे में स्टोरी हम लोग समझ रहे हैं इसके बारे में। उसी तरह 1848 में जो लॉर्ड डालहौजी थे, वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इस पॉलिसी में क्या था नहीं था ये हम जानते। इस पॉलिसी में ये था, यहाँ तक तो अभी ब्रिटिश 2-3 तरीके से कर रहे थे। एक सब्सिडरी अलाइंस से अपनी आर्मीज़ को फोर्सफुली दूसरे पर अपॉइंट करके वहाँ टैक्स लेते थे, जो नहीं दे पाते थे कैप्चर करते थे, या उसके अलावा वॉर करके ब्रिटिश अपने एक्सपेंशन कर रहे थे। इसके अलावा एक पॉलिसी जो थी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें क्या डालहौजी ने मेंशन किया कि द रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा राजा जिसका कोई बेटा नहीं है या जिसका अगला उत्तराधिकारी नहीं है, जो कहते हैं ना उत्तराधिकारी होते हैं या आने वाले अपकमिंग किंग होते हैं, ब्रिटिश ने कहा कि सपोज दैट अगर कोई किंग है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो जो उनका किंगडम होगा उस पर ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर लेगी। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज दैट कि कोई किंग है, कोई इंडियन किंग है, रूलर है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो उनको भी टेंशन होता है कि मेरे बाद अब कौन राजा बनेगा। तो उस केस में वो जो इंडियन रूलर्स होते हैं ना, वो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं या किसी दूसरे माध्यम से अपना लेते हैं एक मेल को, एक लड़के को, जो आने वाला उनके किंगडम का राजा बनता है। क्योंकि राजे को भी टेंशन होती है ना कि मेरे बाद कौन राजा बनेगा या मेरी ही फैमिली से राजा बने। वो अपने पावर को नहीं चाहते हैं कि वो कहीं और जाए। तो इसी चीज़ पे ना ब्रिटिश ने बैन कर दिया था या पाबंदी लगा दिया था कि अगर कोई किंग है, अगर उनका कोई बेटा नहीं है, सपोज दैट कोई किंग है, उनका कोई बेटा नहीं है, या अपकमिंग जो उनका जो किंगडम है उन पर रूल करने वाला कोई अगला राजा नहीं है, सपोज दैट कोई किंग है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो अब अगला राजा कौन बनेगा ना, उस केस में वो जो राजा रहता है वो किसी दूसरे लड़के को किसी दूसरे लड़का को या किसी दूसरे बच्चे को अपना के अपना अगला राजा नहीं बना सकता। ये ब्रिटिश ने बैन कर दिया कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है, उस केस में जब तक वो राजा है ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ब्रिटिश का वहाँ पे कब्जा हो जाएगा। सपोज दैट किसी राजा का बेटा नहीं है, उस राजा का समय खत्म हो जाएगा, वो बूढ़े हो जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद वो जो किंगडम होगा उस पर डायरेक्टली ब्रिटिश राज कर लेगी। उसमें और कोई दूसरा लड़का या कोई दूसरा मतलब कि अपनाया हुआ या गोद लिया हुआ ऐसा या दूसरा कोई रूल नहीं कर सकता। उस पर डायरेक्टली ब्रिटेन जो होगी या ब्रिटिश कंपनी होगी वो डायरेक्टली उस पर रूल करेगी। ये इन्होंने इस पॉलिसी में लॉन्च किया। इसी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो पॉलिसी लॉर्ड डालहौजी ने लॉन्च किया था या लाया था ताकि वो और अपने ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ा सके। इस एम्पायर से ये कुछ ऐसी जगह हैं, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब एरिया को कैप्चर ब्रिटिश यही पॉलिसी के थ्रू कर पाई थी। क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उनका कोई बेटा नहीं था, कुछ राजा की थी तो बेटियाँ थीं, कुछ राजा के थे तो बेटे नहीं थे, बेटियां थीं। तो बेटियां तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ बहुत कम ही फीमेल रूलर हैं जो रूल उन्होंने किया है। तो जिस राजा का बेटा नहीं होता था वहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटेन जाके अपने रूल कर लेती थी। अब इस एरिया में आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने झांसी का नाम लिया, और आपको पता होगा कि झांसी की एक रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, जो एक फीमेल रूलर थी। उनके साथ भी कई सारे वॉर हुए थे ब्रिटेन के, जिसमें भी झांसी की रानी मृत्यु हो जाती है। और इसका कई ज़्यादा लाइन हमारे लिटरेचर के बुक में फेमस है, खूब मरी लड़नानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सारे कई लाइन थे। अब धीरे धीरे इसी तरह ब्रिटिश अपने आप को और आगे बढ़ा रहे थे। इसके अलावा एक और चीज़ हुई थी कि 1856 में जो अवध का एरिया है, जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश है, इसमें पूरी तरीके से कुछ जो 2-3 एरिया जो कुछ बच गए थे ब्रिटिश, जो इसमें तो अपनी कैप्चर नहीं कर पाई थी, उस एरिया पे 1856 तक ब्रिटेन अपना पूरा कैप्चर, मतलब पूरे तरीके से एनेक्स का मतलब होता है कैप्चर कर लेना, हड़प लेना, पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था ब्रिटेन ने। और धीरे धीरे लगभग अब ब्रिटेन आगे बढ़ ही रही थी। ये पॉलिसी भी इनको कई मतलब 2-3 पॉलिसी आप इसको जरूर याद रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस, बैटल्स एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ये जो 3 पॉलिसी या जो 3 चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ा
रीज़न था कि ब्रिटेन अपने एक्सपेंशन को इंडिया में बढ़ा पाए थे। पूरे अवध को कैप्चर करने के बाद 1856 में ये एक उस चीज़ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया और एक पॉइंट कहा कि हम जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटिश कंपनी है, ये हम अवध को इसलिए पूरा कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि जो अवध के नवाब हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं या वो इतने अच्छे रूलर नहीं हैं जो वो पूरे अवध को अच्छे तरीके से चला पाए। वो ये कह रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कह रही थी, या ब्रिटेन के जो लोग थे यहाँ पे जो आए थे वो ये कह रहे थे कि जो नवाब जो हैं, जो अवध के नवाब हैं, वो बहुत अच्छे रूलर्स नहीं हैं, वो कमज़ोर हैं, वो और भी जो सिटीजन्स हैं और भी जो जनता है उनको वेल तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और कैपेबल नहीं है। इस कारण से हम लोगों की सेफ्टी के लिए और उन लोगों को हर एक चीज़ मिले, इस कारण से हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको पूरी तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रह रहे हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। जैसे मैंने बताया कि 1856 में पूरा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरे अवध को कैप्चर कर लेती है। और आप जानते ही हैं कि 1857 में फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जिसको फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के नाम से भी जाना जाता है। इस स्ट्रगल में जितने भी अवध के जो भी ईस्ट नॉर्थ के लोग थे ये पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते, क्योंकि वहाँ के लोगों के बात बहुत बुरी लगती है कि जो ये ब्रिटिश लोग हैं ये हमारे नवाब की बुराई कर रहे हैं, उनको कैपेबल नहीं कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अनकैपेबल्स हैं। इसी कारण से ये लोग बहुत ही बड़े रूप में, क्योंकि इतना वॉर होने के बाद, ये सब चीज़ होने के बाद 1857 में बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। ये रिवॉल्ट के कारण यही सब थे, इतने सारे वॉर, ब्रिटिश का इतना ज़्यादा प्रेशराइजेशन, इतना ज़्यादा डोमिनेंस जो उनका फैल रहा था, इस वजह से भी ये रिवॉल्ट हुआ था। और यही सब कारण बने थे कि ब्रिटिश अपनी कंपनी, जो कंपनी थी उनकी, इसको पूरी तरीके से यहाँ का एक्सपेंशन बढ़ा देते हैं। और इतने सारे वॉर को जीतने के बाद ही यही सब कारण बने थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या जो एक जो लाइन मैंने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर या ब्रिटिश राज, यही सब चीज़ों की वजह से ब्रिटिश राज बन पाया। जो भी जगह ब्रिटिश जीत चुके थे वो वहाँ पे अब नई एडमिनिस्ट्रेशन या नई ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहे थे। जितने में वो जगह जीत जाते थे उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है अपना प्रशासन शुरू कर देते थे। वहाँ पे लोगों को हायर करते थे, क्लर्क, वर्कर्स और भी स्टाफ्स को अपॉइंट करते थे और अपने रूल को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वेल मैनेजमेंट तरीके से चलाते थे। यही इस चैप्टर का अभी तक का रिजल्ट निकलता है कि ब्रिटिश अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और वो बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से अपने पावर को एक्सपैंड कर चुके थे। यही सब कारण था कि द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया हो पाया, ब्रिटिश राज पूरे तरीके से फैल पाया, यही सब था। तो मैं आशा करूँगा कि जो मेरा पार्ट 2 है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मेरे कमेंट में पिन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें। और मैं आशा करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को मेरे चैनल को शेयर करने के लिए कहेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप अपना इसी तरह से प्यार मेरे चैनल पर बरसाते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका समय